सर। नमस्कार। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी। थैंक यू सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, सबको प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। असल में लगा कि आज कलयुग है ना, तो गुरु पूर्णिमा पे मैं खुद ही आप लोगों से मिलके आपसे शुभकामनाएं ले लूं। प्रणाम सर। सर क्या आपका होगा? प्रणाम सर। आशीर्वाद शुभकामनाएं चाहिए। गुरु पूर्णिमा आपका की। आशीर्वाद चाहिए गुरु पूर्णिमा में। सर प्रथा प्रणाम सर। प्रभाजू नमस्कार नमस्कार। प्रभाजू चौपाई क्या है रामायण की? कि कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना मोती। धन का कौवा कलयुग मोती की खाएगा। चौपाई नहीं, तो सर गाना है वो सर। तो एक वो तो एक फिल्मी गाना है। फिल्मी गाना पर है। उसमें गाना है, पर उसमें चौपाई भी है। वहां पर कलयुग के ऊपर एक रामायण में एक चौपाई भी है इसी में। तो वो उत्तरकांड में सर कलियुग का पूरा वर्णन दिया है। और हाँ, उसमें अब मैं क्षमा चाहता हूँ सर, मैं सभी सभी गुरुजनों से। उसमें कलिकाल में ये भी लिखा हुआ है कि गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। पंडित सोई जो गाल बजावा, मार्ग सोई जाके मन भावा। नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड मोराय भय सन्यासी। ये कलिकाल की कुछ चीजें उसमें बताई गई हैं। और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। कई कई दोहों में उसका वर्णन है कि कलिकाल में क्या क्या होगा। उत्तरकांड में है। जी। इसका भावार्थ बता दो तो लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ लोग समझ में नहीं आया होगा, हम नहीं जैसे नहीं, सब लोग सर समझदार हैं, पोस्ट विशारद के छात्र हैं। सब यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं और सब जो है वेटरन टीचर्स भी बैठे हुए हैं। सब लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए अर्थ बताना संभव नहीं। इसीलिए मैंने आज आपके दिन की शुरुआत एक कहानी के साथ की थी इस ग्रुप में। हाँ सर, वो शुरू किया जी। था पढ़ना, फिर पूरा नहीं हो पाया। वो कहानी का सारांश ये है कि वाई वी डू नीड ए मास्टर। अक्सर क्या होता है कि जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक उम्र के बाद अहम आ जाता है, ईगो आ जाती है कि ये बड़ा यंग है, इससे क्या सीखना, मैं इससे ज्यादा ज्ञानी हूँ। पर हकीकत ये कहती है कि गुरु किसी भी उम्र में मिल सकता है आपको, और वो शिक्षा आपको कहीं भी और कैसे भी दे सकता है। इवन आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके बच्चे भी आपके गुरु। वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अब आप देख लिए कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभात जी, हरनाम जी, फिर आज हम लोग भटकते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं कंप्यूटर कैसे चलाएं, ये काम कैसे करें। वो भी गुरु है आपके ऊपर। तो जो सब उनसे शिक्षा ही दे सीखा है रहा सर है वो अपन आपका को। गुरु है। वो बताया वो भी गुरु है आपका वहां पर। सॉरी। कपूर साहब और केदार साहब, उनको बिना याद किए हम लोगों का दिन शुरू नहीं होता गुरु पूर्णिमा पे। उनका भी कहना था कि शिष्य ही गुरु है। तो जब आप लोग पढ़ रहे थे, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो शायद पढ़ते समय आपने केवल प्रश्न पूछे होंगे। आपने प्रश्न पूछ पूछ के लोगों को, अपने टीचर को तंग किया होगा। जब आप पढ़ाने बैठे तो आप प्रश्न किससे पूछोगे? आपको जवाब देने हैं, तो ज्यादा पढ़ना पड़ा होगा। इसलिए जब मुझे याद है, जब चैप्टर शुरुआत की 2004 में, तो मैंने जनरल स्टोरी मुझे पकड़ा दी गई थी पढ़ने के लिए। मैं इंचार्ज था, पर मुझे कहा था कि तुम्हें पढ़ाना, आपको पढ़ाना पड़ेगा। उस क्लास में मैं सोया करता था, कभी पढ़ता नहीं था वहाँ। जब पढ़ाने की जिम्मेदारी आई तो पहला चैलेंज था कि मेरे क्लास में अगर मेरे स्टूडेंट सोएंगे तो ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं उनको सोने नहीं आता था वहां पे। तो उसके लिए मुझे जितना पढ़ना पड़ा उतने अपने जीवन काल में नहीं पढ़ाई की होगी मैंने। और वो परंपरा ब्रिगेडियर साहब ने चालू रखी और प्रभाजी चालू रख रहे हैं वहां पर। तो उस क्लास में लोगों का फीडबैक, अगर वो क्लास उनके समझ में आ गई तो ये पक्का है कि ज्योतिषी जितने छात्र आते हैं ज्योतिष छोड़ के नहीं जाए। अगर वो क्लास समझ में नहीं आई, कितना भी आप फलित पढ़ लो, आप अच्छे ज्योतिषी तो छोड़िए कि अच्छे इंसान नहीं बन पाए। वो ज्योतिषी नहीं, एक इंसान बनने की काबिलियत दिखाता है आपके अंदर। आज सुबह सुबह एक पुराने छात्र का फोन आ गया। उन्होंने उनसे कहा था कि आप ज्वाइन कर लिए। स्वाति गर्ग जी यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वाति गर्ग जी का वीडियो ऑन है, अगर आप अनम्यूट कर लें
स्वाति गर्ग जी इस चैप्टर में बहुत पुराने, करीबन 1 दशक के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है कि इनके पति के ट्रांसफर के चक्कर में ये लोग ट्रांसफर होते रहते, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। जैसे मालूम पड़ा ऑनलाइन है तो हमने कहा आप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर। शायद वापस दशा इनकी लौट के आ गई है ज्योतिष पढ़ने। बीच में दशा नहीं चल रही थी इसलिए बीच में ये बाहर हो। मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि हमारे पास जो छात्र पढ़ने आते हैं वो 3 प्रकार से आते हैं, गोचर से, दशा से और प्रारब्ध से। गोचर वाले 5-6 महीने में चले जाते हैं, दशा वाले 2 साल 3 साल में चले जाते हैं। जो प्रारब्ध लेके आते हैं वो खुश रहें नाखुश रहें रहते यहीं पर है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो प्रारब्ध जुड़ा हुआ है कि उन्हें जुड़े रहना है इसके साथ। मैं चाहे नीरजा हो, चाहे सफाली हो, चाहे पल्लव हो, प्रवाज जी हो, हरनाम जी हो, ये मुक्ता है, नरेश जी भी चालू हो गए हैं, बाकी लोग तो भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ये ऐसे है कि इनको सैटरडे संडे को घर में बेचैनी होने लगती है, ये कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। और ये आपको ढूंढना है कि मुझे क्या इसमें से निकालने हैं। आज का पर्पज केवल यही था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो खासतौर से नए लोग आ रहे हैं, सुधा जी ने ज्वाइन किया है, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ। होता सुधा जी हमारी वाणी बन के बाकी अपने ग्रुप तक पहुंचेंगे वहां पर। एक कंफ्यूजन था कि पोस्ट विशारद है क्या, इसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, एक एकेडमिक परिप्रेक्ष्य। 2 साल की पढ़ाई करने के बाद ये हकीकत है, आपने जो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड किया था, जो सब्जेक्ट्स लिए थे उनको कंटिन्यू किया अपने प्रोफेशन में, तो आपको याद है। और जैसे ही आपने उन चीजों को छोड़ा आप भूल गए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो जिनकी उम्र सबकी एवरेज एज 40 से ऊपर की हो, 50 के आसपास हुई होगी, एवरेज निकालें तो 50 के ऊपर की होनी चाहिए। जो चीज आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की थी उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं की है या प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं किया, वो सब भूल गए। मैंने बीएससी बायो से किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी में बड़ी याद आती थी। 2 साल पढ़ाई करने के बाद अगर आप इसको रेगुलरली कहीं, तो आप धीरे धीरे भूलना शुरू करो। कमर्शियल वे में चालू हो जाते हैं करने के लिए। सबके अलग अलग अपने उद्देश्य होते हैं, अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो 2 साल में पढ़ के आए हैं आप, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और एक बात आपने 2 साल में ये सीख ली होगी, समझ ली होगी, आपको 15 फैकल्टी मेंबर्स ने पढ़ाया, सबका नजरिया अलग अलग है। कोई किसी को किसी रूप में देखता है, कोई किसी को किसी रूप में देखता है, पर सबकी मंजिल एक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं आपको अशरक वर्ग का। निखिल है कि नहीं? जिन्होंने अशरक वर्ग पढ़ा होगा, देखा होगा, सिंपल एग्जाम्पल है सामुदायिक अशरक वर्ग और सर्वाश्रक वर्ग। जब भी आप बनाते हैं तो उसका प्रस्तारक सबका अलग अलग होता है। सामुदायिक बनाने की विधि अलग है, सर्वाश्रक बनाने की विधि अलग है, पर दोनों में अंतिम जो योग आता है वो एक ही आता है। एक राशि में कितने अंक मिले हैं वो दोनों में एक ही आएगा, पर कैसे कैसे मिले हैं ये अलग है, क्योंकि एक में वो ग्रह बिंदु दे रहा होता है, एक में ग्रह बिंदु ले रहा होता है। सवाल सारा लेन और देन का है, और पूरा जीवन की गणित हमारी इसी में बीत जाती, हमने किसको क्या दिया और किससे क्या लिया।
तो समाज सेवा ये सिखाता है कि लेन देन के इस व्यापार में जीवन को हम कैसे चलाएं आगे वहां पर, और कैसे आगे बढ़ाएं। तो वो भी सिखाता है ज्योतिष जैसे कि आप अपनी आपकी पर्सनालिटी वॉइस ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। वो बीच में ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो रही है। एक मिनट जी सर। नेटवर्क, एक मिनट में देखता हूँ। आजकल नेट राहु खराब चल रहा है ना मेरा, तो नेटवर्क खराब जाता है कभी कभी। मैं चेंज करता हूँ नेटवर्क, अगर आप लोगों को अब आ रही है ठीक है कि अभी भी ब्रेक है? सर अभी तो सर ठीक है फिलहाल अब तो। ठीक आ रही अभी ठीक है सर। चलिए, मैं थोड़ा सा और नजदीक आ जाता हूँ माइक के, शायद दूर होने के कारण मैं आ रहा हूँ। तो पोस्ट विशारद का उद्देश्य जो मुझे लगता है हम लोग अभी तक कन्वे नहीं कर पाए। आज के केवल हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों को समझाना कि इस क्लास में आपकी अपेक्षाएं, आपकी एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी में कितना गैप हो सकता है और आपको क्या मिलेगा इसमें। इसके पहले बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट यह है कि अब आपको कोई एग्जाम नहीं देना, तो उस एग्जाम के प्रेशर से मुक्त हो गए आप। अभी 2 साल तक केवल आपके ऊपर भूत होता था कि एग्जाम देना है, एग्जाम देना है। ऐसे एग्जाम से मुक्त हो गए। दूसरा, इसका कोई सिलेबस नहीं है। मीन्स अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं, जितने नियम, जितनी भी चीजें आप टूल्स सीख के आए हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस समय हमारे इस चैप्टर का सौभाग्य है कि ऐसे फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो कि देश भर में अपने नाम से विख्यात है। डॉक्टर सुरेश मिश्रा, जिनकी किताबें आप पढ़ते हो, उनका सोचने का नजरिया और तरीका एक अलग है। वो कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, वो आपको बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर। अगर आपने अपना मस्तिष्क खुला रखा और उनकी बातों को रिसीव किया और हर बार अपने आप से प्रश्न किया कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो आप उन चीजों को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने एक चीज नहीं बताई, सेंसिटिव पॉइंट्स बढ़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि हर ग्रह, आप देखो ग्रह का लॉन्गिट्यूड, आप ये निकालते हो ना, आप जब कुंडली बनाते हो तो ग्रहों का भुगान से लॉन्गिट्यूड निकालते हो। लॉन्गिट्यूड निकाल के आप ग्रहों के बारे में प्रिडिक्शन करते हो कि हाँ ये ग्रह कैसा बिहेव करेगा। उन्होंने कहा कि सेंसिटिव ग्रहों के लॉन्गिट्यूड के अलावा उसका अक्षांश। मेरे ख्याल से मेरा नेटवर्क आज प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं चेंज ही कर लूं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से आवाज आपको नहीं कटनी चाहिए आपका। तो उन्होंने बताया कि लैटिट्यूड भी देखिए आप। बाद में उन्होंने बताया ग्रहों का लैटिट्यूड का डिक्लिनेशन होता है, क्रांति जिसे कहते हैं। आप जैसे शड्यूल में पढ़ के आए थे, क्रांति मीन्स वो ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष कितने एंगल पे है, कितने डिक्लिनेशन पे है, उससे ग्रहों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो सबके लिए विषय नया था। उन्होंने सीखा विषय को, उनको वहां पर डिक्लिनेशन को, क्रांति देखी। उस क्रांति को बताया कि अगर ग्रह 23 डिग्री 27 मिनट से ज्यादा का क्रांति है उसकी, तो वो आउट ऑफ बाउंड में जाता है। ओबीबी कहा गया, आउट ऑफ बाउंड कंसेप्ट बताया गया उसको। उसका इस्तेमाल उस टीम ने किया जिसको हमने इलेक्शन एनालिसिस की थी। इसमें 2 सदस्य उपलब्ध हैं यहाँ पर, हीरा जी और वैशाली। उसको समझने के लिए हम लोगों ने बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, समझना पड़ा, किया, इस्तेमाल किया। और पूरे इलेक्शन एनालिसिस करते समय ये मालूम पड़ा चंद्रमा
जब जब आउट ऑफ बाउंड हुआ है उस समय जनता का, नेताओं का मूड वाइब्रेंट हुआ है, मूड में वेरिएशन आया है और उसने इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित किया। वो कंसेप्ट सीखा, उसका इस्तेमाल किया, कुंडलियों पे आंसर मिला। अल्टीमेटली मेहनत हमको खुद को करनी पड़ती है कुछ को समझने के लिए। सूत्र मिल जाते हैं, उस सूत्र का इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ करना है ये समझना जरूरी है। दूसरे फैकल्टी मेंबर चारी साहब हैं जो कि पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं और उनका ये प्रयास होता है कि किस प्रकार से कुंडली को देखा जाए भिन्न भिन्न माध्यमों से। एक फीडबैक मेरे पास रेगुलर आया है पिछले 20 साल से। हर फेयरवेल के समय हर बैच हम लोगों को कहता है कि सर 2 साल हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आया, फलित कैसे किया जाए हमें समझ में नहीं आया, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे आज तक उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया था और अभी भी नहीं मिल पाया है कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। मेडिकल साइंस में जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपको एक ह्यूमन बॉडी मिल जाएगी, इसको चीड़-फाड़ करते रहोगे, वो नहीं मिलती है तो मेढक पे, कॉकरोच पे, प्रॉन पे, इनमें काट-काट के देखते हैं इसका हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, कैसे काम करता है। केमिस्ट्री में करने जाओगे तो लैब बने हुए हैं, वहां पे टाइट्रेशन कर करके आपने सॉल्ट देख लिया। फिजिक्स में जाओगे तो वहां अलग अलग वर्ना कैलिपर्स है, प्रिज्म है, भांति भांति के इंस्ट्रूमेंट्स है, उनसे आप प्रैक्टिकल कर लेते हो। ज्योतिष में इस प्रकार का कोई प्रैक्टिकल का अप्रोच नहीं है। हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? चार्ट्स है। उन चार्ट्स को समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि जब तक हमें टूल्स नहीं मालूम होंगे उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसी उद्देश्य से आईकास के फाउंडर सदस्यों ने, आदरणीय रमन साहब ने, कपूर साहब ने, केदार साहब ने, इन्होंने जो चिंतन करके कहा था कि हम 2 साल के बाद हमारे स्टूडेंट्स बाहर भटके नहीं, हम ऐसी व्यवस्था चालू कर दें यहाँ पर वो जुड़े रहे हमारे पास और हर 6 महीने में हम कुछ ना कुछ उनको उन नियमों के बारे में समझाने की कोशिश करें जो वो पढ़ के आए थे। अगर कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ सीख जाएंगे तो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते। ये निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कोई सिलेबस नहीं होने के कारण अगर आप ये उम्मीद करते हो कि सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस कुछ नहीं होता है। जो फैकल्टी मेंबर हर बार कोशिश करते हैं कि हर सेमेस्टर में एक नया टॉपिक लिया जाए, उस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से समझा जाए। इस बार सभी टॉपिक ऐसे आ रहे हैं कि देखिए ये भी अपना नियति और समय का खेल है। मिश्रा सर ने कहा कि इस बार हम पढ़ाएंगे आपको भाव को लेके कि भाव फलित में कैसे इस्तेमाल किए जाते। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को प्रश्न को हैंडल कर रहे हो, कोई प्रश्न सामने आता है तो पहला ध्यान आपका जाता है भाव के ऊपर। कौन सा भाव इंपॉर्टेंट है, उस भाव से क्या देखा जाए, उस भाव में अगर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देके जाती है आपके पास। यही प्रेडिक्शन है, यही फलित है आपका। जब हम किसी कुंडली में प्रारब्ध देख रहे होते हैं, प्रॉमिस देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहां ये प्रॉमिस कोई कोई वायदा नहीं कर रहा आपसे, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अक्सर हम पढ़ के आए हैं, प्रभात जी ने पढ़ाया होगा आपको जन्म एस्ट्रोलॉजी में, प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के कर्म। पंचम भाव से देखिए, पंचम भाव किसके लिए? आपकी अपनी कुंडली से, अपने लगन से पंचम भाव को देखिए। क्यों? कि आपको क्या मिला प्रारब्ध में। ऐसे ही हर भाव का अपना प्रारब्ध है, हर भाव की अपनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर भाव कोई ना कोई रिश्ते को निभाता है, हर भाव कोई ना कोई घटना निभाता है आपके पास। आपके अपने प्रारब्ध क्या थे वो आपने पंचम भाव देख लिए। तो सेकंड हाउस क्या है? आपके कुटुंब का भाव है। उस कुटुंब में कितनी स्ट्रेंथ है, कितने प्रारब्ध, कितनी चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं जो आपके कुटुंब के प्रगति में सहायक बन सकती है। अभी चर्चा में रही अंबानी की शादी, तो अनंत अंबानी के सेकंड हाउस में उसको कुटुंब कौन सा मिला जहां वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सक्षम हो सकता है। हम में से कितने ऐसे हैं कि जो 5 लाख रुपए शादी में खर्च करने से पहले 5 बार सोचते हैं कि करें या न करें।
बजट बनाते हैं, उसने 5,000 करोड़ बिना सोचे खर्च कर दिए, क्योंकि उसका प्रारब्ध सेकंड हाउस कुटुंब कैसा था उसके। प्राकृतिक नियम कहता है कि सेकंड हाउस अच्छा हो गया तो थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। हम गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है, पर हमारे भाई बहन सब एक साथ खड़े हैं, जुड़े हुए हैं। जहां पैसा धन आ गया वहां थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं संचय वहां चला गया, तो आपस में झगड़ा प्रॉपर्टी का होने लगा। जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं उनके बच्चों के बीच में हमेशा मनमुटाव होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो क्या छीनते हैं, संस्कार छीनते हैं कि संस्कार उनके, ये संस्कार मेरे हैं। तो हर भाव का प्रारब्ध अपना फिक्स है। इसलिए जब आप भाव देख रहे हैं तो उस भाव को समझिए। उस भाव में प्रारब्ध का मतलब ये हो गया उस भाव के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं उसकी। वही स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे आपकी, और वो आपको क्या देने वाला है आपके पास। इसीलिए मिश्रा सर ने सवाल किया कि मैं भाव के बारे में, हो सकता है एक भाव के ऊपर कम से कम 2 या 3 लेक्चर हों उनके, तो इस पूरे सेमेस्टर में 12 भाव पूरे हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं 6 भाव होंगे, 6 भाव अगले में पूरे हो जाएंगे वहां पर वो भाव के बारे में कौन सी राशि होती है क्या फर्क पड़ेगा, कौन कौन से ग्रह बैठते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, कुछ लोग नए हैं। अमावस्या का मतलब क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठ जाए, ये अमावस्या होता है। अमावस्या के जन्मे हुए जातकों के बारे में कहा जाता है कि इनका सोचने का तरीका अलग हटके होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो गए हैं, तो विजनरी एक साथ आ गए हैं, ल्यूमिनरी वहां पर, और ग्रेविटी यहां खत्म हो गई। ऐसे व्यक्ति बहुत रिजिड होंगे और अपने व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने बारे में सोचेंगे। पर ये अमावस्या किसी भी राशि में हो सकती है। अगर ये अमावस्या मेष राशि में पड़ रही है जहां सूर्य उच्च का है, चंद्रमा उच्चाभिलाषी है, ये अमावस्या वृश्चिक राशि में पड़ रही है जहां चंद्रमा नीच का है, शुक्र नीचता से, सूर्य नीच से बाहर निकल के आए। ये अमावस्या तुला राशि में पड़ रही है जहां सूर्य नीच का है और चंद्रमा नीचाभिलाषी। तो क्या ये सारी अमावस्या एक सी होंगी 12 राशियों में? क्या सब में फर्क नहीं आएगा? वहां पर यही आपको समझना और इसका इस्तेमाल करना। आपको नियम बताया गया कि अमावस्या में ये चीजें मिलके आती हैं। जब आप मुहूर्त पढ़ रहे होंगे, मुहूर्त निकालने के लिए आपको ये बताया गया था कि मुहूर्त में इन इन तिथियों का ये फल होता है, और हमने वो केवल मुहूर्त के लिए संभाल के रख लिया अपने पास। चाहे आप मुहूर्त चिंतामणि पढ़ लीजिए, आप मुहूर्त पारिजात पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि जो नियम मुहूर्त में लगेंगे वो जन्म कुंडली में नहीं लग सकते। लगाइए जन्म कुंडली में नियम वहां पर, क्योंकि जन्म तो आपका मुहूर्त अमावस्या में हुआ है ना। तो जो मुहूर्त में बताया गया था अमावस्या के फल, वो आपके अपने जन्म कुंडली में भी उस तिथि के ऊपर लागू हो जाएंगे जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है। ऐसे नियमों को अगर इस्तेमाल करके हम अगर समझना चाहें, अगर जातक का जन्म अमावस्या में मेष राशि में हुआ है, मीन राशि में हुआ है, वो क्या वेरिएशन लेके आएगा? ये वेरिएशन हमें ही लेके आने हैं। आपको इसको पढ़ाने बैठेंगे तो रामायण के उत्तरकांड की छपाई की तरह पूरा कलयुग बीत जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इतने कॉम्बिनेशन है कि आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको केवल नियम बताए गए हैं, उस नियम का इस्तेमाल करते समय बाकी चीजों को मिला के कैसे वेरिएशन करता है, यही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि हमें खुद मेहनत करनी है, खुद सीखना है कैसे सीखा जाए। तो मिश्रा जी ने इस बार टॉपिक लिया है भावतरंग। और आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, मैंने आदरणीय गुरुवर केदार साहब से सीखा है, वो जब भी क्लास में बैठा करते थे एक अबोध बालक की तरह बैठा करते थे, और जो वक्ता है उसको सुना करते थे ध्यान से, और अंत में कहते थे कि आज मुझे ये 4 चीजें नहीं सीखने को मिली। उनके पास ज्ञान का भंडार था, तो कहते कि नहीं, आज आपने उनके बोलने से मुझे ये सीखने को मिला।
इसका तात्पर्य क्या है कि जब आप क्लास में बैठे हैं तो अपने दिमाग को खुला छोड़, उसको रिसीव करें। जैसे ही आप बंद दिमाग से रिसीव करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, खुले दिमाग से रिसीव करेंगे तो आपको हर बार एक नया सूत्र समझ में आएगा। जब इस इलेक्शन एनालिसिस को मैं अनफॉर्चुनेटली लीड कर रहा था इस ग्रुप को, चाहे इराजी हो, चाहे वैशाली हो, चाहे निखिल हो, मनीष हो, इन्होंने, या नरेश जी भी कुछ दिनों के लिए शामिल रहे हुए थे वहां पर, इन्होंने जब बताना शुरू किया तो मैंने अपने आप को परिवर्तित किया कि हाँ मैं ये गलत सोच रहा था। बोला तो नहीं इनके सामने कभी, पर मन ही मन माना कि हाँ ये मेरी सोच गलत थी, इसको ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको उस परिवेश में देखा। तो हर व्यक्ति हर समय सीखता है, और जिस समय हमने अपनी लर्निंग और सीख को बंद कर दिया, हम अपने आप को खो देते हैं, हम अपने अहंकार और ईगो में मारे जाते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई। हर रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हमें सीखना हमेशा चालू रखना चाहिए। ऐसे ही चंद्रिका शर्मा साहब नागपुर से हैं। मैंने नोटिस किया था कि पिछले कई सेमेस्टर से उनके क्लास शुरू होते ही 5-10 लोग निकल जाते थे वहां क्लास से। क्यों? क्योंकि वो, उनकी जो परंपरा है सिखाने की, वो चौपाल वाली है। गुरु शिष्य परंपरा है कि जहां गुरु और शिष्य बैठ गए और वहां वार्तालाप चल रहा है, और वो बातों बातों में सिखा रहे चीज। वो क्लासिकल टेक्स्ट के श्लोक निकाल के लाते थे वहां, उस श्लोक का मतलब समझाते थे कि श्लोक में क्या लिखा है, आप इसको कैसे सीखना चाहते हो। उनका अनुभव, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को कोचिंग दी है, कितने लोग पढ़ने जाते हैं उनके पास घर पे बैठ के वहां पर केवल सीखने के लिए। वो नॉर्मली बड़ी क्लास में, कहीं ऑर्गेनाइज क्लासेस में नहीं पढ़ाते, पर उनके पास सीखने लोग आते हैं ये जानने के लिए कि जीवन का अनुभव क्या कहता है। चाहे मिश्रा जी हो, चाहे चंद्रिका शर्मा जी हो, ये सब 70 साल से ऊपर के ज्यादा व्यक्ति हैं, इनके पास जीवन के अनुभव शामिल है। वो अपने अनुभवों का निचोड़ भी ज्योतिष में जोड़ते रहते हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, और क्या समझ के अब चीजों को देख रहे हैं। तीसरी क्लास चार्ली साहब लेंगे आपकी। चार्ली साहब हर बार एक नया विषय लेते हैं। इस बार उन्होंने निकाला है कि अष्टक वर्ग बिंदुओं के माध्यम से किस प्रकार से फलित किया जाए। मेरे इस 25 साल की ज्योतिष की यात्रा में 2 ही सब्जेक्ट बहुत प्रिय रहे हैं, जिनको मैं पढ़ाता था दिल से। प्रभात जी मुस्कुराएंगे कि प्रभात जी ने वो अधिकार में से छीन रखा है। मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझसे ज्यादा आगे बढ़ाया है। जो मैं पढ़ाया करता था उससे आगे बढ़ा दिया है। जनरल एस्ट्रोलॉजी जो मेरा अपने सब्जेक्ट था। दूसरा अष्टक वर्ग का नियम। अष्टक वर्ग के नियम अगर आपने ध्यान से समझ लिए, बिंदुओं को समझ लिया, आपको कुंडलियों का अध्ययन करने में, व्यक्ति को स्केच बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। किस भाव में कितने सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु हैं, कैसे ये फल देंगे, आप एनालाइज करते हो, ये कहते हो कि ये ग्रह इस कुंडली के लिए फंक्शनल मैलेफिक है। वो नेचुरल मैलेफिक है कि नहीं, फंक्शनल मैलेफिक है, पंचामिति निकाल के आपने उसको माना कि ये ग्रह इस कुंडली के लिए अशुभ है। पर आपका आश्चर्य हो जाएगा कि वो ग्रह अशुभ फल दे ही नहीं रहा है। क्यों? तो अष्टक वर्ग के बिंदुओं में उसने अपने भिन्नाष्टक में, उस राशि में इतने बिंदु उसको मिले हैं कि वो अशुभ फल देने की इस बात में सोच भी नहीं सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक थंब रूल है, ग्रह अपने आप कुछ नहीं करते, बाकी ग्रहों के साथ मिलने के बाद वो उनके प्रभाव में काम करते हैं। यहां हम लोग 20-21 लोग बैठे हैं, हो सकता है इसमें से कोई एक बहुत प्रश्न करता हो, प्रश्न पूछेगा। जब फिजिकल क्लास में होते थे ना वहां पर, देखिए एक बच्चा शैतान होता था क्लास में बहुत, वो शैतानी करने के मूड में आता था, बस 4 बच्चे उसके साथ बैठे, दोस्ती करते थे, उसका हाथ पकड़ के, नहीं नहीं बदमाशी नहीं करोगे, बैठ जाओ, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो उस एक शैतान बच्चे को 4 लोग कंट्रोल करते थे कि नहीं बदमाशी नहीं करनी है। ऐसे ही ग्रह जब मैलेफिक हो जाता है और 4 ग्रहों ने उसको फल देने के लिए बाध्य कर दिया है, तो वो अपनी अशुभता भूल के अच्छे फल देने की कोशिश करने लगता है।
इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अष्टक वर्ग के 6 महीने के मैं आपको केवल नियम बता दिए गए होंगे। इसके इस्तेमाल करने के लिए मुझे 25 साल में अभी तक मैं कह सकता हूं कि मैंने 20% सीखा है कैसे इस्तेमाल किया जाए। हर बार अपने प्रेडिक्शंस को और अपने भाषा को चेंज करता हूं। एग्जाम्पल के लिए लगन में कितने बिंदु होने पर शुभ, अष्टम भाव और 12th भाव ये मोक्ष के भाव है। आप एवरेज निकालते हो, 337 बिंदु कुल हैं, आप 12 से डिवाइड कर देते हो, निकल जाता है 28। आप कहते हो 28 बिंदुओं पे ये शुभता लेके आएगा, पर नैसर्गिक नियम कुछ और भी कहता है। जब समुदाय स्कोर निकालते हो तो वो दिखाता है कि 12th हाउस में 17 बिंदु अच्छे हैं, 17 बिंदु मिल जाते हैं। 8th हाउस में 19 बिंदु, 11th हाउस में 54 बिंदु, ये समुदाय स्कोर बताता है। इसका मतलब क्या निकला इंटरप्रिटेशन का, कि लाभ पाना, ये जो इंटरप्रेट मैं करता हूं, ये बिंदु ऑप्टिमल हैं। इतने बिंदु अगर नहीं होंगे तो उस भाव के फल नहीं मिलेंगे, शुभ फल नहीं मिलेंगे उसके। तो अष्टक वर्ग शुभता को इंडिकेट करता है, फल नहीं बताता कि शुभता है कि नहीं वहां। मतलब क्या हुआ, अष्टम भाव में 19 बिंदु, 12वें भाव में 17 बिंदु, ये शुभता को इंडिकेट करते हैं। आपको मोक्ष के फल चाहिए तो 17 बिंदु और 19 भाव में मोक्ष मिल सकता है। अगर आपको लाभ की लालसा है तो 11वें भाव के ऑप्टिमम फल जब तक 54 बिंदु नहीं मिलेंगे तब तक नहीं मिलेगा। 54 बिंदु के बाद सेटिस्फाइड के पहले सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और मैंने आज तक जितने भी चार्ट देखे हैं उनमें मुझे किसी में भी 54 बिंदु नहीं मिले हैं 11 भाव। मैक्सिमम राजीव गांधी के मिले थे 51 बिंदु या 48 बिंदु थे उसके में। इसीलिए कहावत बन के आई, लालच बुरी बला है। हर व्यक्ति लाभ की लालसा में आगे भागता रहता है, क्योंकि लाभ अगर नहीं होगा आगे नहीं बढ़े। मोक्ष प्राप्त करना आसान है, लाभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जबकि हम सोचते उल्टा है। हम लगता है कि मोक्ष प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लाभ प्राप्त करना बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। तो ज्योतिष के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं और अष्टक बृहस्पति से प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, इनको समझने के लिए आपको इन बिंदुओं को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनका इस्तेमाल दशा के माध्यम से भी कर सकते हैं। महादशा और अंतर्दशा एक दूसरे से 212 बैठी हैं। 212 का मतलब है कि दोनों में विरोधाभास है, अच्छा नहीं आएगा, पर दोनों ने अपने अपने भिन्नाश्रक वर्ग में उस ग्रह को अच्छे बिंदु दिए। ये 212 का असर भी उनमें आपस में सामंजस्यता ले आएगा, उनके अच्छे फलों को देने की इच्छा बढ़ाने। तो चारी साहब इन नियमों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चंद्रिका शर्मा जी आपको भाव के कारकों के बारे में बताएंगे। शायद पिछली बार जब हम लोग भाव रत्नाकर कर रहे थे तो कारक के ऊपर आप लोगों को बड़ा गलत फहमी थी, उन्होंने सुन लिया है लगता है वहां पर। तो इस बार हर भाव के कारक और वो कारक किस प्रकार से भाव को प्रभावित करते हैं फलित कराने के लिए, उसके बारे में चंद्रिका शर्मा जी बताएंगे। इन सब में सबसे अज्ञानी चारों में से मैं हूं, अकेला हूं। मैं अभी भी आप लोगों के संग रहकर सीखता हूं। ये दिल की बात बता रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूं। तो आप लोगों को सीखने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के साथ साथ सीखने के लिए अपनी यात्रा आगे बढ़ाता रहता हूं। अगर इन तीनों टॉपिक्स में आपको कहीं कंफ्यूजन होता है और वहां पूछने में हिचक आती है तो मेरी इस क्लास में आप जो लूंगा उसमें वो प्रश्न पूछ सकते हो। उसके बाद मैंने टॉपिक से लिखा है रूल ऑफ डिविनेशन। अक्सर लोगों ने पूछा कि सर इसका मतलब क्या है, तो मैंने यही कहा था कि मार्केट में वही बिकता है जो समझ में नहीं आता। तो मैंने ऐसा शब्द निकाल के लिखा है इसका मतलब यही समझ में नहीं आए, जो आपकी समझ में नहीं आएगा तो मेरी समझ में भी नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे को सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया निकाल के ले आए। क्योंकि एक पुराना एराजी मुस्कुरा रही है, एराजी छात्र अध्यापक भी रही हैं। एक शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा नियम है, जब प्रश्न पत्र कठिन आता है
तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने सिखाया था, हमारे टीचर ने, कि जब प्रश्न पत्र कठिन आता है तो छात्रों को समझ में नहीं आया कि प्रश्न क्या था, तो जो एग्जामिनर है उसकी समझ में भी नहीं आया क्या आया था, तो नंबर सबको दे देता है, पास कर देता है। जब प्रश्न पत्र सरल आता है और छात्रों की समझ में आ गया तो टीचर की समझ में आ जाएगा, तो वो नंबर काट कर देगा क्योंकि समझ में आ गया उसके वहां पर। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने रखा है, जो किसी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे नियमों के आधार पर जो आपके लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है या आपके प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि आपको अब लगता है कि 2 साल में आपको हमेशा रोका गया है कि आज अभी प्रश्न नहीं पूछना है, अगली बार बताएंगे। फिर मैंने पूछा, बोले नहीं अभी समय नहीं आया, समय बाद में आएगा इस पर। 2 साल के बाद अब आपके पास सारे प्रश्नों के लिए समय आ चुका है। जो मुझे समझ में आता है वो बताऊंगा, बाकी यहाँ पे काफी लोग ज्ञानी हैं, जो उनकी समझ में आएगा वो बताएंगे। प्रश्न उत्तर करने से आपको अक्सर कई बार ऐसे ज्ञान मिल जाते हैं जो आपने अभी तक ऐसा एनालाइज नहीं किया है। एक छोटी सी कहानी में अक्सर सुनाता था, पता नहीं प्रभात जी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं। रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो एक विदेश नीति को लेकर प्रश्न आया और उससे बड़ा परेशान थे वो, उनको कोई हल नहीं मिल रहा था, उनके एडवाइजर्स बता रहे थे, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। अचानक से एक दिन उनका एक कॉलेज डेज का फ्रेंड मिलने आ गया। वो सब कुछ बोल के उससे बातें करने लगे, 3 घंटे उससे बात करते रहे। 3 घंटे बाद कहते हैं कि थैंक्स फ्रेंड फॉर कमिंग, यू हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि मैंने कुछ बताया नहीं, आपको सॉल्व क्या हो गया प्रॉब्लम? कहते तूने मुझे सुन लिया, मेरा दिमाग खाली हो गया, अब मुझे सोल्यूशन अपने आप आ गया मेरे पास। समटाइम वी वांट अ पर्सन टू लिसन। समस्या का हल हमारे पास ही है, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज बार बार घूम रही है। एक बार हमने बाहर उड़ेल दिया, उसके बाद समस्या का हल अपने आप है। और अक्सर जीवन में हम इन स्थितियों से 2-4 हाथ हमेशा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए केवल 2 ही सूत्र हैं। पहला, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अपने पास रखिए जो आपको केवल सुन सकता हो, जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपकी बात को लीक ना करे, केवल सुने, और उसके सामने आप अनक्वालिफाइड रॉ बातें उड़ेल दीजिए, मन हल्का हो जाएगा, समस्या का हल आप खुद निकाल लें। दूसरा, एक हॉबी, प्रोफेशन नहीं, एक हॉबी जिसको आप एंजॉय करें, उस पर रोज काम कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब पियानो बजाते थे। उन्होंने कई जगह पे कहा है, कई मेमोरीज में बोला भी है लोगों को, कि मैं जब भी समस्याओं से उलझता था, मैं रोज रात को सोने से पहले पियानो जरूर बजाता था, और जितने दिन मैं करता उतने बजाता था पियानो। पियानो बजाने से मुझे थकावट दूर हो जाती थी मेरी। भले ही मैं 2 घंटे सोऊं या 3 घंटे सोऊं, पियानो बजाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने 6 घंटे की स्लीप ले ली है। मन बिल्कुल शांत हो जाता था मेरा। होमी जी भाभा, अगर आप रॉकेट बॉय सीरियल देखिए, जब जब वो मुसीबतों में फंसे हैं ना, रॉकेट गिटार लेकर बजाना शुरू कर दिया। एक साइंटिस्ट गिटार बजा रहा है, वो उनकी हॉबी थी। आप सब अपनी अपनी हॉबी एक आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपनी समस्याओं से खुद मुक्त होकर बाहर आए। ज्योतिष शास्त्र फलित के नाम देके हमने इसको उलझा दिया है जीवन के आने वाली चीजों के बारे में समझना, जबकि एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्री कहता है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से जी सकते हैं, क्वालिटी लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं, वो अगर आपने सीख लिया, आप सारी समस्याओं का हल खुद ढूंढ लेंगे। अक्सर कहते हैं रेमेडीज नहीं पढ़ाई गई। मेरा पहला ये प्रश्न था कि रेमेडीज हैं क्या? रेमेडीज इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम तो ढूंढ लो, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मालूम पड़ गई आपको तो समस्या का हल तो अपने आप मिल जाएगा। और समस्या का हल 90% टाइम आपके पास होता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर ये 2 चीजें करना शुरू कर दिया आपने, अपनी हॉबी और अपने किसी एक व्यक्ति के साथ अपने मन की रॉ बातों को उड़ेलना, आपको हर समस्या का हल आपके सामने दिखाई पड़ जाएगा।
आपको जो पढ़ाया गया है 2 साल में ज्योतिष में, उनमें ग्रहों के भी हल आपको दिखाई पड़ने जाएंगे। अभी हमारा माइंडसेट फिक्स हो गया है, जो हमने सुना है, जो देखा है, जो बचपन से लिखते आ रहे हैं। ज्योतिष में उपाय क्या है? मंत्रों का जाप कर लो, रत्न पहन लो। हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाए। मंत्रों और रत्नों के अलावा भी बहुत सारे उपाय पड़े हैं। उन उपाय का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये हमें सीखना है। जिस दिन सीख लिया, और वो सारे के सारे छिपे हुए हैं आपके प्रवीण वन के अध्याय में, जो आजकल नए बच्चों को विवाह और अस्मिता पढ़ा रहे हैं। अगर आपने राशि के सिग्निफिकेंस, भाव के सिग्निफिकेंस और ग्रहों के सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ लिए हैं, हर समस्या का हल वहीं छिपा हुआ है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप मन आपका हल्का होगा, साफ होगा, आपको हल अपने दिखाई पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल हम करके किस प्रकार से किया जाए, ये आपको कहने को 6 महीने का एक क्लास का पार्ट है, पर ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। जितनी बार आप करेंगे, जितनी बार सीखेंगे, एक यही रीजन है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट द प्रभात जी, हरनाम जी, नरेश जी, ये रेगुलर रहे हैं। इन्होंने इन 6 महीने के बैचेज में क्या सीखा और क्या समझ में आया। आपकी तरह जब स्टूडेंट निकल के बाहर आए थे तो इनके मन में बहुत सारे विरोधाभास थे, उद्वेलित थे कि क्या है, कुछ नहीं आया। अब क्या परिवर्तन आया है इनके अंदर ये 2 साल के क्लासेस में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर अपनी बातों को संक्षेप में शेयर करना चाहें, तो ये बाकी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन होगी कि हम मुझे क्या मिल सकता है इससे साथ। शुरुआत की जाए नरेश जी के साथ। नरेश जी। प्रणाम सर। नमस्कार। सर मेरे को याद है जब वो विशारद के अंदर जब पहली क्लास जब थी तो आपने मेरे को चारी सर को असिस्ट करने को बोला था, और उन्होंने मेरे से कुछ टेबल्स प्रिपेयर करने को बोले, और सडनली मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को आता ही नहीं है टेबल। जो उन्होंने बोला वो तो मेरे सिर के ऊपर से निकल। फिर मैंने पूरा रात बैठ के समझा कि उन्होंने क्या मांगा, और उसके बाद रियलाइज हुआ कि आप जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, देयर छोटी 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 चीजें ऐसी थी कि उसके आप जो नॉर्मल स्टडीज में इग्नोर कर जाते हैं या उसको स्किप कर जाते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। मगर जब आप एक कुंडली के विश्लेषण के अंदर जब आप उसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो वही छोटी चीजें सारी मैटर करती हैं। चारी सर का जो एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ, कि एक छोटी छोटी चीज को पकड़ के उन्होंने एक चार्ट को कैसे एनालाइज किया, और चारी सर के एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये हो गया कि फंडामेंटल्स जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना। छोटी सी चीजें हैं, और हम लोग उनको अपने पढ़ाई में या आप अपने जर्नी में उसको आप स्ट्राइड में ले जाते हैं, मगर सडनली रियलाइज होता है कि हम उसको कहीं ना कहीं वो कड़ी जो है हमारी बीच में टूट गई है, और हमारी चीज समझ से या हमारी पकड़ से बाहर चली गई। तो पोस्ट विशारद के अंदर सबसे बड़ा जो मेरे को लेसन यही मिला कि भैया फंडामेंटल्स और चीज को जितना सिंपल फॉर्म में आप समझ सको, वो अच्छी बात है। हम लोग श्लोकों पे, शास्त्रों पे बड़ा ध्यान देते हैं, मगर ये सारे छोटे छोटे सूत्र वहां से ही निकल के आते। तो मेरा तो आप लोगों से इतना ही रहेगा कि ये एक जर्नी है जिधर आपको
यू विल स्टार्ट रिविजिटिंग योर, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिविजिट करोगे, और उसकी जो एक कड़ी है, आपकी जो जर्नी है, जो नॉलेज करने की, उस जर्नी के अंदर आपको इस चीज के अंदर उन छोटी छोटी कड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंस आपको समझ में आने लगेगा। और जिस तरह से वो आप जिस तरह से इस रास्ते पे प्रोग्रेस करेंगे, आपकी पकड़, आपकी समझ और शास्त्र की समझ आपकी दिन बर दिन बेटर होती चली जाएगी। और एक बात तो जरूर है, जैसे काफी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये भी बोलता हूँ कि जैसे होता है ना, एवरी सैटरडे संडे अगर आपको एक डोज नहीं मिले तो आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है ना, जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला इशू होता है। काफी लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ विशारद किया और उसके बाद सोचते हैं कि हम अपना खुद कर लेंगे, मगर फिर वो होता नहीं। तो एक कमिटमेंट जो होती है सब्जेक्ट के लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस कमिटमेंट को कंटिन्यूटी के लिए आप पोस्ट विशारद के अंदर चालू रहे। बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो पर्सनल मेरे को लगा, मैंने शेयर किया। बट चाहूंगा कि आप लोगों की जर्नी अच्छी रहे सबकी। थैंक यू। थैंक यू नरेश जी। प्रभात जी। प्रणाम सर। हमारे फादर कहा करते थे सर कि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और जीवन में सबसे अंतिम चीज जो व्यक्ति लर्न करता है वो करता है हाउ टू डाई, मृत्यु किस प्रकार होती है। तो लर्निंग तो रेगुलर चीज है, और डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। सर आप म्यूट हो गए प्रभात जी। बहुत लोगों से सीखते हैं डे टू डे लाइफ में भी हम कि, लेकिन जो जहां तक पोस्ट विशारद का प्रश्न है, जैसे चारी सर ने भाव का जो भाव का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने उसके आधार पर बताया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये तत्व के आधार पर जो बताया, वो बहुत ही अच्छी चीज थी, और एक नया सिद्धांत था। बेसिकली जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं, जैसे चंद्रशेखर शर्मा सर ने भी कारक एक बार पढ़ाए थे, तो कारकों में उन्होंने बड़े डिटेल में बताया कारक का जो किस तरह से उनको देखना चाहिए। जैसे 5th to 5th है, 7th to 7th है, 7th to 11th है, 7th to 10th है। हर भाव को लग्न मानते हुए किस तरह से करें। और चारी सर का बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि सर वो बड़े एक तो धैर्य पूर्वक बताते हैं सब चीजें, और धैर्य पूर्वक के साथ साथ जो प्रैक्टिकल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करते हैं तभी हमारी प्रैक्टिस बनती है। आमतौर पर ज्योतिषी क्या करते हैं कि उन्होंने चार्ट लिया और देखा और बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब तक हम चार्ट पढ़ेंगे नहीं। चारी सर हमेशा एक ही चीज शुरुआत में बोलते हैं, मैंने उनकी हर क्लास में देखा, अच्छा पहले चार्ट पढ़िए। तो चार्ट पढ़ने का उनका अपना एक स्टाइल है जिसमें वो पढ़वाना चाहते हैं कि जब हम चार्ट को पढ़ें तो लग्न से लेके 12th हाउस तक कौन प्लेनेट कहाँ बैठा है, कौन किसका लॉर्ड है, किसका आपस में क्या एस्पेक्ट है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट आई व्यू में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तभी हमारा प्रेडिक्शन सही हो पाएगा। तो प्रेडिक्शन का प्रैक्टिकल जो है वो वास्तव में हमारा पोस्ट विशारद में ही हो पाता है। मुझे भी ध्यान है सर, आपको भी ध्यान होगा कि जब हम लोग आए थे पोस्ट विशारद करके, तो हमने हरनाम सिंह ने सबने यही कहा था, आपने कहा कि भाई क्या विषय पढ़ना चाहेंगे आप। तो हमने कहा सर केवल कुंडली पढ़ना सिखा दीजिए, अभी हम लोगों को कुंडली पढ़ना ही नहीं आती है। तो वास्तव में कुंडली पढ़ना पोस्ट विशारद में ही आती है। जैसे वकालत से पहले सब लोग अपना आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी सब पढ़ के आते हैं, लेकिन जब हम लोग एलएलबी कर लेते हैं तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 50-40 किताबें होती हैं।
लेकिन जब हम किसी वकील के चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों कई सौ किताबें होती हैं। तो है क्या कि उनका एप्लीकेशन हम कब कब कैसे कैसे करेंगे, और रेफरेंस हमें कहाँ से क्या चीज का मिलेगा, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चीज है जो कि पोस्ट विशारद में हम लोगों को सीखने के लिए मिलती है। एंड आई कैन से कि बिना पोस्ट विशारद के मेरी राय में ज्योतिष का लर्निंग कंप्लीट, वो तो केवल टूल्स हैं 2 साल में जो कुछ हम पढ़ते हैं, उन टूल्स को कैसे यूज करना है। वो हमारा जो मिस्ट्री होता है सर, बाइक वाला, वो जब अपने चेले से कहता है 6/12 की रिंच लाना, तो उसे ये तो हमें मालूम है 6/12 की रिंच कहाँ है, लेकिन अब उसको वो उस्ताद लगाएगा कहाँ पे किस तरह से, ये पोस्ट विशारद में पता लगता है। तो उनके टूल्स का एप्लीकेशन जो है, और वो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जब हम डे टू डे कुंडलियों पर अप्लाई करते हैं, चारी सर हमेशा कहते हैं अच्छा चलिए कोई कार्ड चार्ट लगाइए, अभी देखते हैं इस प्रिंसिपल को, बिना चार्ट के वो बात ही नहीं करते। तो जब तक हम चार्ट पे एप्लीकेशन नहीं करेंगे जो कि हमें पोस्ट विशारद में बताया जाता है, तब तक मेरी राय में हमारी विद्या अधूरी। बाकी और लोगों के भी अनुभव होंगे, मुझे ऐसा लगा कुछ। थैंक यू। थैंक यू प्रभात जी, थैंक यू। हरनाम जी। म्यूट हो हरनाम गए जी भाई साहब, म्यूट है। सर आप म्यूट हो म्यूट गए। हो गए फिर से। प्रणाम सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर का जो प्रश्न था पोस्ट विशारद के अनुभव और इससे लाभ, मैं तो अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं यही पाता हूँ कि जो पढ़ा था प्रवीण और विशारद में, उसका प्रैक्टिकल और खुद को पहचानने की जो स्थिति है वो पोस्ट विशारद में ही मिली। सबसे बड़ा जो लाभ पोस्ट विशारद में मिला वो एक अपने स्वयं की स्थिति, अपनी स्वयं की डीपनेस देखने का मौका मिला। जब पूछा जाता था चारी सर या शर्मा सर पूछते थे भाई ये भाव है उसके कारकत्व तो क्या क्या है, पता लगता है हमें तो एक के अलावा दूसरा नहीं मालूम है, बहुत ज्यादा गिने तो 5 मालूम हो गए और उसमें 50-60 है। ये सबसे बड़ा अनुभव तो जो स्वयं को तोलने की स्थिति आई वो पोस्ट विशारद से अनुभव मिला। और एक अनुभव जो अनुभव कहें या लाभ कहें, जिस लिए हम ज्योतिष में आए थे, हमारी जिज्ञासा थी। मैंने शुरू में बताया था कि ज्योतिष हमने ऐसे ही नहीं सीखा, ज्योतिष सीखने के पीछे मेरा कारण था। मैं टोटल आर्य समाजी आदमी था, ज्योतिष हस्तरेखा और इसमें कोई विश्वास नहीं था। लेकिन एक पंडित जी ने जबरन मेरे बेटे का वो लेके जन्मतिथि और एक पत्रिका बना दी, वो 8-10 साल तक ऐसे पड़ी रही। थोड़े दिन बाद जब वो बीमार पड़ा तो देखा कि ये तो पहले लिखा हुआ है इसमें, 14.5 साल पे बहुत भयंकर बीमार पड़ेगा, मर भी सकता बच भी सकता। सोचा ये कैसे लिख सकते हैं, ये जिज्ञासा और एक आध और जिज्ञासा थी जिसे लेकर हम ज्योतिष में आए। तो ये जो कैसे लिख सकते हैं, ये पोस्ट विशारद में आके 4 साल बाद ये समझ में आया कि ये कैसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। मगर कैसे लिखा जा सकता है ये डीप अध्ययन के बाद। एक मैं लास्ट लाइन में जो अभी कल परसों अनुभव किया है, जो लोग प्रवीण या पोस्ट विशारद कर लेते हैं, कर आगे घर बैठ जाते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, जिसे प्रोफेशन कहते हैं आजकल, वो प्रोफेशन को कैसे चलाते हैं भगवान जाने, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं क्या करते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि हमें तो बहुत सी चीजें अभी मालूम नहीं है। कल किताब पढ़ी राहु केतु पर, तो जो राहु और केतु के बारे में जो अब तक इस 18 से लेके 6 साल हो गए जो नहीं समझ पाए थे, उस बुक से केतु और राहु के बारे में जो जानकारी मिली वो बड़ी अपूर्व थी और अकल्पनीय थी। तो मैं अपने शब्दों में ये कहना चाह रहा है, इस
पोस्ट विशारद के माध्यम से हम इस ज्योतिष से जुड़े हैं और नई नई चीजें पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में ज्योतिष का जो लाभ हमें मिल सकता है, ज्योतिष का ज्ञान जो मिल सकता है और दूसरों को हम दे सकते हैं, वो हमें इस पोस्ट विशारद से फायदा मिल रहा है। तो चारी सर जैसे गुरुजी हैं, वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, 10% भी अगर सीख जाते हैं तो लगता है कि हाँ हमें कुछ लाभ हो रहा है। तो हम अपने पोस्ट विशारद के भाइयों से जो नए नए आए हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि आप इससे लाभान्वित होंगे, अपनी आशा से ज्यादा लाभान्वित होंगे और असली जो ज्योतिष का ज्ञान है वो इसी से मिल पाएगा। इसी के साथ मैं अपना सभी को नमस्कार करते हुए विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद हरनाम जी। नताशा। प्रणाम सर। मैं सर एक बात कहना चाह रहा था, जो अभी जी। हरनाम सिंह कह रहे थे कि लोग अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो हमारे साथ में तो एक ऐसे सज्जन थे जो आपके भी परम भक्त रहे हैं, जिन्होंने बिना प्रवीण किए ही अपनी दुकान चल रही है उनकी बहुत अच्छी। उन्होंने प्रवीण भी पूरा नहीं किया था, सपत्नीक वो हमारी क्लास में थे, और बिना प्रवीण पूरा किए ही वो उनकी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, यूट्यूब चैनल चल रहा है। जी तो बस एक्चुअली मैं बिल्कुल ही जीरो थी जब मैं विशारद मैंने पास किया था। तो सबसे पूछो सबको कितना तंग करती थी मैं, बहुत बिल्कुल बेवकूफ थी और हमेशा ही लगता था कि जीरो आता है। बट 3-4 सेशंस करने के बाद काफी चीजें समझ में आई है, बहुत क्लैरिटी आई है। इतनी क्लैरिटी आई है कि जो थोड़ा बहुत कुछ देख के कुछ बोल सकती हूँ, उससे पहले तो मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कॉन्फिडेंस क्या, समझ में नहीं आता था, सामने चीज आ जाती थी, ज्यादा ब्लैंक में। बट अब कुछ बोलने की थोड़ी सी हिम्मत आई है पोस्ट विशारद करने के बाद। बाकी हमारे टीचर्स एक से बढ़कर एक हैं। आ, हमारे को कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, प्रदीप सर ऑलवेज रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। शेफाली मैम भी हमेशा ही कोई प्रॉब्लम हो ऑलवेज रेडी। ब्रिगेडियर सर, चारी सर का कोई कहना नहीं है, उनका द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग और हर एक टॉपिक के ऊपर उनकी मास्टरी, देयर इज नो आंसर फॉर दैट। चंद्रशेखर सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मिश्रा सर इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में बोलना भी बेवकूफी है। दीज टीचर्स जो लर्न हमको सिखाते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें कि डोंट इवन मेक नोट्स और ढूंढना, उनकी बातों में ही इफ वी टॉकिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस और गिविंग एन एग्जांपल, उसके अंदर ही बहुत चीजें सीखने को मिल जाती हैं इफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। बाकी आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, आई डोंट नो मैं क्या बोल सकती हूँ, और वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और मे बी जैसे सर ने कहा प्रारब्ध होता है, मेरा प्रारब्ध है कि मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। दैट इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू। थैंक यू नताशा। तेरा प्रारब्ध 10th हाउस में है, कहीं लगता है अपने गुरुओं को तंग करने का, और वो अपने गुरुओं को तंग करती रहती है। चल अस्मिता। प्रणाम सर, सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और सर कहते हैं ना, एजुकेशन इजंट हाउ मच यू आर कमिटेड टू मेमोरी, हाउ मच यू नो। इट्स एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट। तो यहाँ पे ये वाली ही बात है कि मेमोरी में है, रूल्स भी पता है, बट वो डेली जब भी क्लास में यहाँ आते हैं तो इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। एक डेली एक न्यू स्पार्क, डेली एक न्यू डायरेक्शन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। और यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। डेली हर टाइम लगता है कि ये तो इस तरीके से तो देखा ही नहीं, ये क्या कनेक्ट कर लिया। तो क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, रूल्स हैं, सब रेगुलेशंस पता है, बट उसको अप्लाई करना डे बाय डे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो सीख रही हूँ। होपफुली सीखती रहूंगी तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सीख जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अस्मिता। वैशाली।
सभी को नमस्कार। मैं यही बोलूंगी कि पोस्ट विशारद इज लाइक अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, जैसे अस्मिता जी ने कहा। प्रवीण में, विशारद में हम टूल्स तो ले लेते हैं, पर एक्चुअली उसको कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो हम पोस्ट विशारद में सीखते हैं। प्लस किसी भी एक चीज से जब हम कोई चीज, जैसे विमशोत्तरी दशा से कोई हम चीज निकाल रहे हैं और हमें कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, तो हम उसको साइमल्टेनियसली जब योगिनी दशा से या किसी और दशा टेक्निक से उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, वो भी हम पोस्ट विशारद में ही सीखते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान हम ये सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि पोस्ट विशारद में जितना हो सके हम कनेक्टेड रहें। और डर ये लगता है कि शायद जब छोड़ा, पता नहीं दोबारा कनेक्ट हो पाए कि नहीं। तो मेरा तो पर्सनली यही है कि जब तक होगा तब तक कनेक्टेड रहो, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, चारी सर ने हमें एक टेक्निक सिखाई थी, जो हम हम विशारद 2 में पढ़ के आते हैं एडवांस टेक्निक में, कि हमारे कितने भाई बहन होंगे। बट चारी सर ने उसी चीज को देखने का नजरिया एक और बताया, कि आप अपने चार्ट से अपने मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उनके कितने चिल्ड्रंस और होंगे। तो वो एक क्रॉस चेकिंग ऑफ द टेक्निक होती है, कि आप तो अपनी कुंडली से भाई बहन देख सकते हो, बट आपके मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके आपके बाद कितने चिल्ड्रंस होंगे वो भी आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक एडवांस लेवल पे हम सीखते हैं, और शायद वो हम सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान नहीं सीख सकते, ना किसी बुक से समझ सकते हैं। तो इसीलिए, और गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिलती है। इट्स नॉट कि हम पढ़ रहे हैं या विशारद में, पोस्ट विशारद में हैं, जब भी मौका लगे, जैसे प्रदीप सर हमने हमें जब भी बोला आ जाओ, बस हुक्म हुआ और हम पहुंच गए। तो ऐसा रहा। मैं तो कहूंगी जितना हो सके हम कनेक्टेड रहें सर, बस ब्लेसिंग्स रहें आप सबकी। दैट्स इट। थैंक यू वैशाली। पूनम त्रिवेदी जी और सीमा से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि बाकी साथी भी आपको देख लें और आपको कभी मौका लगे तो पहचान लेंगे आपको बाहर। नमस्ते सर, मैं पूनम त्रिवेदी, और मैंने सर विशारद ना कामाक्षी सेंटर से करा था। और ओके। पिछले 1 साल में मेरी कुछ व्यवस्थाओं के वजह से मैं कुछ आगे नहीं कर पाई। तो अभी मैं पोस्ट विशारद में, वैसे मैं कृष्णामूर्ति पद्धति सीखना चाहती थी फॉर द टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स। तो इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया, पर मुझे लग रहा है कि शायद वो भी सीखने को मिलेगा, और भी कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और सर मैं मतलब उत्साहित हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, और आगे सब लोगों की बात सुन के एक्सपेक्टेशंस भी अपने से भी हाई हो गई हैं और कोर्स से भी हाई हो गई हैं। ठीक है पूनम जी, पर उम्मीदें ज्यादा मत रखिएगा। उम्मीदों से ही आदमी निराश हो जाता है। कोशिश कीजिएगा, प्रयास थैंक यू। कीजिएगा कि सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीदों को पीछे छोड़ दीजिएगा, वो प्रयास जरूर हाँ रखिएगा। अवश्य सर। अंत तो इरा जी से कहूंगा, इरा जी अपने अनुभव बताएं। सबसे लेटेस्ट एंट्री इरा जी की है, 6 महीने में उन्होंने क्या खोया क्या पाया। सर मैं तो यही कहूंगी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये अचानक से मेरी जर्नी शुरू हुई है, और इसमें मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल टर्न अराउंड करते हुए देखा है। पहले और अब में मैं कंपैरिजन तो नहीं करूंगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मुझे लगी है गुरुजनों की, जिन्होंने हमेशा उंगली पकड़ के, हमेशा, मैं तो यही कहूंगी कि मैं बिल्कुल नर्सरी का बच्चा बन के आई थी, और आप लोगों ने मुझे किसी तरीके से अभी यहाँ पर केजी तक चलना पहुंचा दिया। बल्कि मैं कहूंगी मैं क्लास 1 में आ गई हूँ। और हर एक टीचर से, चाहे वो मिश्रा सर हो, चाहे वो चारी सर हो, चतुर्वेदी सर हो, शेफाली मैम हो, द होल आईकास टीम, एंड द जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, पोस्ट विशारद के स्टूडेंट्स, मैं सबकी इतनी शुक्रगुजार हूँ, इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब जब हमें जो काम मिला, हम सब लोगों ने मिलकर एकजुटता से किया। और जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, मिश्रा सर हो, चारी सर हो, शर्मा सर हो, या कोई भी, मैं तो कहूंगी एक भी टीचर, किसी का भी आप नाम लीजिए, वो हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। बस होना क्या चाहिए, आपके अंदर जुनून और आपके अंदर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, अगर आप जुनून पैदा कर लेंगे ना अपने आप में कि मुझे ये सीखना ही सीखना है, तो जिंदगी की कोई भी ताकत आपको उस काम से अलग कर ही नहीं सकती है।
और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं तो ये सोचती हूँ कि दिस इज माय स्टार्टिंग जर्नी, और शायद अगर मेरी ये जर्नी पूरी नहीं हुई तो आगे भी मुझे जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, और ये समझ ली दिस नॉलेज। थैंक यू सर। थैंक यू विद्या जी। सीमा और सुधा से आने से पहले प्रणाम आ, सर। अभी आपसे अभी पूछता हूँ, उसके पहले स्वाति जी से कहूंगा। स्वाति जी का अनुभव दो है, पहले पढ़ाई की, फिर ब्रेक आया, और फिर वापस आने की इच्छा जागृत हुई। तो स्वाति जी का जो ब्रेक का पीरियड था उसका अनुभव कैसा रहा उनका? स्वाति जी, स्वाति जी अनम्यूट कर लें अपने को। सर मैं अचानक से, पता नहीं क्यों, ये आपने जो बोलते आए हैं प्रारब्ध गोचर या उससे, मुझे नहीं मालूम कैसे मैं जुड़ी। बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं कहीं फंस जाती हूँ या कुछ अपनी कुंडली या अपने बच्चों की कुंडली या अपने रिलेटिव्स की कुंडली में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे आपके बताए हुए, बाकी कपूर सर के बताए हुए, केदार सर के बताए हुए जो छोटे छोटे सूत्र है वो याद करने की या उनको दोबारा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और कुछ हद तक कुछ पॉइंट तक पहुंच भी पाती हूँ। उतने ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी समझ से जितना जहां तक मैं पहुंच पाती हूँ मैं पहुंचती हूँ। बीच में हस्बैंड के ट्रांसफर हो गए, मैं भी चली गई, तो हम लोग 2009 से और 2015 तक जुड़े रहे आईकास से। उसके बाद चले गए, और अभी फिर हम वापस आए हैं। तो अचानक से आज सर आपसे बात हुई, और लगा शायद ये प्रभु इच्छा ही होगी कि आज इतने टाइम के बाद आपसे बात हुई, और आपने कहा आज ही अभी शुरू हो रहा है 5 मिनट में। मैंने कहा अच्छा सर लिंक भेजिए, मैं कोशिश करती हूँ जुड़ने की। तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कितना कर पाऊंगी, जुड़ पाऊंगी, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जुड़ूं। और अभी जिन लोगों ने भी अपने अपने अनुभव यहाँ पे शेयर किए, तो मुझे लग रहा है कि ये पोस्ट विचारक मुझे ज्वाइन जरूर करना चाहिए, जिससे जो मैं भूल चुकी हूँ या नया सीखना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। और हमारे गुरुजन जितने भी हैं सभी बहुत श्रेष्ठ हैं, उनको सबको मेरा हृदय से प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू स्वाति जी। स्वाति जी उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने केदार साहब और कपूर के सानिध्य में पढ़ा है। जी इन दोनों गुरुवर को सुनने का सौभाग्य आप लोगों को तो नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोगों ने उनको खो दिया है। पर उनकी विचार और उनकी मानसिकता अभी तक हम लोगों के ऊपर छाप बनी हुई है। जितने जी फैकल्टी में पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ही आगे बढ़ पाए हैं। आज मैं जहां पर हूँ, मैं गुरुवर केदार साहब का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां तक मेरी क्षमता नहीं थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को सिखाया है और इतने समान तरीके से सिखाया है। इसलिए मेरी भी कोशिश ये रहती है उन्हीं की शैली को अपनाना, कि आप सामान्य सूत्रों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इतने उस तरीके से समझाइए कि लोगों को समझ में आए। और एज ए ट्रेनर, मैनेजमेंट ट्रेनर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं आपको आपके दैनिक क्रियाकलापों के साथ जोड़ दूंगा तो वो चीज आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। वनिस्पत एक कठिन शब्द को बता के एक्सप्लेन करना मैनेजमेंट नियम के आधारों पे, वो शायद आप नहीं समझ पाओ, अप्रिशिएट ना कर पाओ। उसको अगर जोड़ दूंगा आपके साथ तो वो शब्द आपके दिमाग में हमेशा गूंजता रहेगा और उसको आप सीखते रहेंगे। इसीलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी होते हैं। नाउ विल गो टू सीमा एंड देन आफ्टर एट द एंड सुधा। प्रणाम सर, सभी को मेरा प्रणाम। सर 2018 में मैंने अपना विशारद जयपुर से पूरा किया, उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक आया, और ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पिछले सेमेस्टर में आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। और शायद मैं भी यही सोचती हूँ कि आप लोगों से जुड़ के हम उस जगह तक पहुंच जाए जहाँ हमारी क्षमता नहीं है। और सर नताशा जी और ईरा जी का बहुत सहयोग है हमको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पिछला पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। अभी कुछ भी दिमाग में नहीं है, नए सिरे से ही पूरा शुरू करना पड़ रहा है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि
और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो शायद ये जर्नी हम भी अपनी अच्छे से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू। थैंक यू शिवा। सुधा जी, आपको पूछने से पहले अगर आपको याद हो कि लास्ट सेशन में हम लोग मिले थे फेयरवेल में, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर आज आपने सीमा, स्वाति जी या पूनम जी से सुना, एक ब्रेक लेने के बाद आपको शुरुआत करने में फिर से मेहनत उतनी करनी पड़ी। इन शब्दों के साथ अब आपका अनुभव, आई नो आपने भी विशारद किया है, अनुभव आपके पास इतना नहीं होगा, इतना सुखद अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि एक प्रश्न जो प्रभात जी के पास था, हरनान जी के पास था, हीरा जी के पास 6 महीने पहले था, नताशा के पास 2 साल पहले था, अस्मिता के पास 2 साल पहले था, उनके जवाब इनको मिले हैं और खुद प्रयास करना पड़ा। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत। सुधा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। सभी को नमस्कार। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में सबसे जूनियर हूँ यहाँ पर, क्योंकि जस्ट विशारद अभी खत्म ही किया है। तो ईरा जी से मेरी बात हो रही थी क्योंकि हमारी क्लास का कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं कर रहा, तो मैंने कहा मैं तो अलग पड़ जाऊंगी बिल्कुल। तो ईरा मैम ने बोला नहीं मैं भी होंगी। तो मुझे तो पोस्ट विशारद करना ही था शुरू से, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं करना। बस सभी मेंबर नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा स्टार्ट थी कि बाकी लोग भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी की जर्नी ऐसी है कि जो खत्म ही नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमेशा ही आप कुछ कुछ ना सीखते हो नया। तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे यहाँ ब्रेक लेना था या लेना चाहिए, और मैं ले भी नहीं रही हूँ ब्रेक। तो बाकी सबकी बातें भी सुन के मुझे लगता है कि, और जैसे कि आपने बताया चारी सर हैं, चारी सर को मैंने यूट्यूब में काफी सुना है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे सीखूंगी फिर से कुछ नया। और चंद्रशेखर सर को भी मैंने सुना है यूट्यूब पे, और मिश्रा सर तो है ही है, मैंने उनको तो क्लास में भी सुना है, 1-2 बड़ी क्लासेस जो हुई थी हमारी यहाँ पे। तो मैं तो एक्सपीरियंस की वेट कर रही थी कि कब हमारा पोस्ट विशारद शुरू होगा, तो कब मैं ज्वाइन करूंगी। तो मैं तो करना ही था मुझे शुरू से ही, बस थोड़ा सा क्लास के मेंबर्स, बाकी मेंबर्स नहीं कर रहे थे तो। और थोड़ा सा मैं बिजी भी थी एक्चुअली, मेरे बेटे को ज्वाइन करना था नई जॉब जो बाहर गया है अभी, पूना। तो उसकी वजह से भी ये मंथ में बिजी थी, तो मैं थोड़ा सा अपना फीस भी जमा नहीं कर पाई, तो अभी जस्ट आज ही गया वो। तो इस चक्कर में मेरा डिले हो गया, तो मेरे को तो करना ही था क्योंकि मैं इसकी वेट कर रही थी। सुधा जी, हम लोगों का प्रयास रहा है चैप्टर में, नोडा चैप्टर में हमेशा कि कभी भी हमारा कॉमर्शियल प्रयास नहीं रहा हमारा। ठीक है, फॉर्मेलिटीज है, फीस जमा कराते हैं। मेरा शुरू से ही प्रयास ये रहा है कि जो इच्छुक है, जो जिज्ञासु हैं, उनको शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। जी। फीस आएगी और चली जाएगी, मिल जाएगी, आ भी जाएगी। 2 चीजों का मैंने हमेशा प्रेशराइज किया है और हमेशा इस चीज को माना भी। पहला कि बिना इच्छा के किसी व्यक्ति को खींच के लाना, उसको समझाना जरूरी होता है। समझाने के बाद अगर उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी, तो वो जब ज्वाइन करेगा तो मन से ज्वाइन करेगा और सम्मिलित होगा। कुछ लोग संकोच में खींच के चले आते हैं, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं अपने मन से लड़ाई करते हैं। तो मैंने आज तक कभी किसी को खींच के नहीं लाता हूँ, पर हाँ इतना जागरूक कर देता हूँ, इतना उसको आत्मविश्वास से भर देता हूँ कि हाँ कुछ मिलेगा। और यही ईरा जी का और वैशाली का देखिए, जब इन्होंने 1-1.5 महीने इलेक्शन एनालिसिस स्टडी की थी, ये एक समय पे मुझसे प्रताड़ित हो गए थे कि रोज एक नया बता देते हैं, ये क्या तंग करते रहते हैं मुझे वहां पर। इनके मन में एक बार पीड़ा भी आई थी, पर कोशिश ये रही थी कि इन लोगों के मन में ये बताने की कोशिश की कि रिसर्च करना कितना कठिन होता है, आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कितनी मेहनत खुद करनी पड़ती। और आज उसके बाद जब इनका रिजल्ट निकल के, जब इन्होंने रिपोर्ट बना के निकाली और जब उसको कंपेयर किया एक्चुअल रिजल्ट के साथ, तो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आई कि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये चीजें मिल सकती हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हम इतने समय तक आप लोगों को, आज के दिन में हम जहाँ पहुंच गए हैं, जिस उम्र में हैं और जिस परिवेश में हैं,
वहां आपको केवल बताने की जरूरत होती है सुधाई, चूंकि आप एक ग्रोन अप किड की मदर भी हैं। ये बच्चों पे एप्लीकेबल होता है। एक उम्र के बाद बच्चों को आप समझा सकते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, निर्णय उसका होना चाहिए। अगर निर्णय में आप बाधा बनोगे तो आपके बात मान तो लेगा सम्मान के रूप में, पर कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा। और अगर हमने उसको कंपेल करके सिखा दिया कि ये बेनिफिट है ये नुकसान है, उसके बाद एनालाइज करके वो देर सवेर कहीं ना कहीं आ जाता है अपने आप। तो मेरा भी प्रयास ये रहा है कि निर्णय मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, पर प्रयास ये रहता है कि आपको अच्छाइयाँ और बुराइयों के बीच में भेद बता सकूं, और आपको बता सकूं स्ट्रेंथ कितनी है कितनी वीकनेसेस हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है। पर सौभाग्यशाली हूँ जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। स्वाति जी ने आज मुझे कई सालों के बाद फोन किया। एक लंबा समय 2009 का मतलब हो गया, आज 15 साल से जुड़ी हुई थी, और अभी तक उनके स्मृति में वो चीज शेष रह गई है कि मैं भी हूँ। अगर मैं सलाह लूंगी तो सलाह मिल जाएगी वहां। ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल सही और बोलिए आप हमेशा स्मृति में रहे हैं और आप लोगों ने जितना ज्ञान दिया है वो मतलब अमूल्य है। वो बात ठीक है कि मैं तो हमेशा आपको कभी आपके बर्थडे पे विश नहीं कर पाई, लेकिन आप हमेशा मेरे बर्थडे पे फोन करके हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप इतना बिजी होते हुए मुझे फोन करके हमेशा मुझे देते हैं। इधर कुछ सालों से 2-4 साल ही बीच में शायद गैप हुआ है, अदरवाइज आप हमेशा मेरे को देते आए हैं और इवन विनू को भी देते आए हैं। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमें याद रख पाए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने सही मायने में अपनी बातों को रखा, ये मैं आज अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जीवन का एक अनुभव है कि हम जब आगे बढ़ें, अपने पास जो संपर्क में जो लोग आए उनको हम इतना प्रोत्साहित कर सकें कि वो अपने आप हमारे साथ जुड़ सकें। और जो व्यक्ति इच्छा से जुड़ता है वो कभी टूटता नहीं, वो संबंध कभी खराब नहीं होते हैं, वो संबंध हमेशा मजबूत होते हैं और मधुर होते हैं। और समझने का देर होती है, समझने में टाइम लगता है। दूसरा, मैंने कभी भी कॉमर्शियल एंगल नहीं रखा इस चैप्टर में। कोशिश की है कि हमारे सभी साथी, हमारे इतने लोग आते हैं, सब सक्षम हैं। कुछ मजबूरियां होंगी जो नहीं आ पा रहे हैं, और मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स का भी इसलिए और आभारी रहता हूँ कि अकेला चैप्टर है जहाँ पर कोई फैकल्टी मेंबर कोई ऑनरेरियम नहीं लेता। वो अपनी मर्जी से आता है। दैट मीन्स अपने समय को खुद निकाल के आ रहा है। जब वो सब बिना किसी कंसिडरेशन के आ रहा है तो कुछ देने आ रहा है। जब वो देने आ रहा है तो अच्छा ही देके जाएगा, खराब देके नहीं जाएगा। हाँ, समझने में फर्क आ सकती है, वो समस्या आ सकती है। उसके लिए शायद भगवान ने वो सूत्र बना के मुझे भेज रखा है कि आप सब लोगों के बीच में एक कॉमन कड़ी के रूप में जहाँ समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए मुझे भेजा जाता है वहां पर। और मैं अपने इस प्रयास को कोशिश करता रहता हूँ। ये मेरे गुरुवर केदार साहब को मेरा वचन था कि आपकी बनाई हुई परंपराओं को मैं खत्म नहीं होने दूंगा, ये परंपरा चालू रहेगी। और उनका शायद आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि आज तक मैं अपने प्रयासों में कभी भी विफल नहीं। कोशिश रहता है कि आप लोगों को ज्ञान की इस यात्रा में इतना आगे ले जाएं कि आप खुद कह सकें कि यस, मुझे दूसरों को सलाह देने की इच्छा है। लोग कभी कभी मेरे पास आते हैं, मैं नॉर्मली पुण्य देखता नहीं हूँ, मुझे फलित में मजा नहीं आता है। तो कुछ लोगों ने कभी कभी ऐसे डायलॉग बोल देते हैं जिसने मुझे आत्मचिंतन करने का मजबूर कर दिया था। एक छात्र ने बोला था मुझे कि सर कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास से विश्वास उठ जाए। मैं उसको कुंडली नहीं देख रहा था, मना कर रहा था कि मैं नहीं देखता हूँ। जब उसने शब्द का प्रयोग किया कि विश्वास से विश्वास न उठ जाए, तो मैं चिंता करना पड़ा कि अब उस व्यक्ति को इतना विश्वास मेरे ऊपर है, उसके विश्वास के लिए मुझे देखना पड़ेगा भले मुझे कुछ आता ना हो। और ऊपर वाले की कृपा रही है कि उसने उस विश्वास को कायम रखा आगे। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि लोगों का विश्वास बना रहे और आगे बढ़ते रहे। यही एक अच्छे इंसान बनने की काबिलियत है।
और मैं आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर भी वो चीजें, ज्योतिष का ज्ञान तो आप सीख ही लोगे। अक्सर हम लोग वो चीज नहीं सीख पाते हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। हमें यही नहीं मालूम हमें क्या पूछना है, हमें यही नहीं मालूम कि हम क्या गलत कर रहे हैं। 2 into 2 लिखा है 5, हम पढ़ेंगे 4, क्योंकि हमें बताया गया 2 into 2 is 4। हम वो चीज देख पाते हैं जो लिखा हुआ है। तो यही प्रयास रहता है कि इस माध्यम से कि आप वो चीज देख सको जो आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। और आज के केवल इस सेशन का केवल एक ही पर्पस था कि आपके अंदर एक बार फिर से उत्साह का सृजन हो जाए और आप एक नए उत्साह के साथ फिर से कुछ सीख लें। गुरु पूर्णिमा का महान पर्व भी है आज, एक सुखद समय भी है। तो आप लोगों से वार्तालाप हो जाएगी, क्योंकि आप सब हमारे गुरु हो। तो आप लोगों का भी सानिध्य गुरु पूर्णिमा के दिन मिल जाएगा तो मेरा दिन भी अच्छा बन जाएगा। और उन गुरुओं को मैं नमन जरूर करूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों से वार्तालाप भी कर सकूं। सर एक बात दिमाग में आई है, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूं आपकी बात सुन के। ये अभी सर बोल रहे थे कि चीजें नई नई सीखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। अ, आप अगर हम लोग पोस्ट विशारद के अंदर कोई बातें हमारे गुरु चारी सर, मिश्रा सर या ये लोग समझाते हैं क्लासेस के अंदर, और टीचर्स को, मेंटोर्स हैं हमारे, शिवाली मैम, ब्रिगेडियर सर, प्रदीप सर, इन लोगों को लगता है कि अ, हमने जो क्वेश्चन किया था उसके आंसर देने के बावजूद एक छोटा सा ब्लैंक रह गया। आंसर्स बड़े अच्छे से मिल जाते हैं, बट उनके हिसाब से कि हमारे, क्योंकि हमको बहुत टाइम से जानते हैं वो, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग में कहीं का गैप ना रह जाए, उसके लिए वो स्पेसिफिकली आफ्टर द सेशन थोड़ा टाइम निकाल के हमको वो ही बता देते हैं। तो ये सर हम लोगों के लिए बहुत एडवांटेजेस होता है। आई मीन आई वांट टू थैंक देम, अभी जो बता रहे थे उसके हिसाब से, स्पेशली ब्रिगेडियर सर और प्रदीप सर बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। थैंक यू थैंक यू सर। रतन। अब आपको आने वाले इस 6 महीने की यात्रा में क्या मिलेगा, क्या चीज सीखने को मिलेगी, वो मैंने आपको शेयर किया था। और आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, और बाकी 3 क्लासों में जो चीज समझ में नहीं आती है वो प्रश्न भी आप मेरी क्लास में पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बार आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और अगर उस समय मुझे नहीं समझ में आता है, अगली बार जरूर दूंगा उत्तर वहां। कि मुझे भी कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और मेरा प्रयास केवल एक ही रहता है कि जब मैं उत्तर दे रहा हूं तो उस भाषा में दूं जो आपकी तक पहुंच जाए। जटिल भाषा में इस्तेमाल करके उत्तर देना मेरे समझ में, मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं। तो अगर आपके समझ में आ गई बात, आज जो कहानी लिखी थी उसके पीछे तात्पर्य केवल यही था, गाय और शेर की कहानी, पीछे कहानी यही था कि एक आपको मार्गदर्शक मिल जाए, भले ही वो कैसा भी हो, वो आपका हमेशा ध्यान रखता है, वो हमेशा खींच के लाता है। तो जितने अच्छे क्रिकेटर हुए हैं, चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, इनके जो पहले कोच थे उन्होंने उनको वो शिक्षा दी थी। बाद में उनके कोच बदलते गए और कोचों की अलग संख्या बन गई उनकी, पर जो पहला कोच था वो कोच उनके जीवन में परिवर्तन करके ला दिया। तो जो आपका टीचर, जो प्राइमरी के टीचर होते हैं, आप अपने प्राइमरी के टीचर्स को याद रखिए। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी प्रिंसिपल जो थी क्लास 10 तक थी, वो अभी तक हमारे बीच में उपलब्ध है। और मेरी कोशिश रहती है गुरु पूर्णिमा को, टीचर्स डे के दिन और उनके बर्थडे के दिन जरूर उनको फोन करता हूँ। शुरू में उनको दिक्कत आई याद करने में कि 78 में छोड़ा था उनको, आज उस बात को पता है, इतना 46-47 साल हो चुके हैं और उनको एक एक छात्र के नाम याद थे। जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने मेरे निक नेम से जिस नाम से बच्चे चिढ़ाया करते थे वो नाम लेके बताया, तुम्हारा नाम ये था ना।
तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मैडम आपको अभी तक याद है? बोले मुझे एक-एक छात्र के नाम याद है। ये एक अच्छे गुरु की पहचान भी है, एक अच्छे टीचर की पहचान भी है, जो छात्रों के साथ जुड़े रहें। जो मैं आज के दिन में मिस करता हूँ ऑनलाइन में। जब तक ऑनलाइन नहीं थी क्लासेस, मुझे हर सेमेस्टर के हर स्टूडेंट्स के नाम याद होते थे और मैं उनको शक्ल से पहचानता था। अब कई लोगों के वीडियो बंद रहते हैं, कई लोगों के वीडियो नहीं खुलते हैं, नाम शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। जब हम प्रोग्राम करते हैं, जब बुलाते हैं, तो इरा जी जब पहली बार मिलने आई थी फिजिकल मीटिंग में, तो पहचानने में दिक्कत आई कि इरा जी यही हैं, वीडियो में तो कोई और दिखाई पड़ती थी और ये दिखाई पड़ रही। वो एक गैप आ गया है, उससे थोड़ा-सा दिक्कत आई है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप अपनी छाप उसके ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, वैशाली कुछ कहना चाहते थे आप? सर आप मार्गदर्शन के लिए बोल रहे थे, तो मैं तो ये मानूंगी कि आपके पास ना वो ज्योति है कि किसको पकड़ के किस चीज में डालना है। इसमें इसमें मैं मतलब मेरे को 2 बार आपने कैच किया था। एक बार मैंने और अस्मिता जी ने जब ग्रहण पे कुछ पूछा था और बाय एनी चांस मैंने कुछ स्माइल कर दिया था, तो आपने कहा विशाली चलो अब तुम भी आ जाओ। और वो एक बहुत अच्छा लर्निंग फैक्टर था कि हमने वहाँ पे भी बहुत कुछ सीख लिया। मतलब मेरी एक छोटी-सी स्माइल से आपने उसको कैच कर लिया कि वैशाली तुम और अस्मिता दोनों प्रेज़ेंट करोगे। और जिस दिन इलेक्शन का ग्रुप बन रहा था, उस दिन भी बाई चांस एकदम लास्ट मिनट पे ही सारे नाम हो गए, एंड में वैशाली का नाम आया। तो और इलेक्शन में मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि शायद मैं उस लेवल तक इतने सारे चार्ट स्टडी करूँगी। वो छोटे से ड्यूरेशन में हमने जितना सीखा ना और जो कनेक्टिविटी बनी सबके साथ, आपके साथ, वो शायद मुझे लगता है 2 साल भी कम होंगे या 5 साल भी कम होंगे वो कनेक्टिविटी बनाने में। तो मार्गदर्शक की अगर हम बात करें तो यू आर द बेस्ट वन इन दिस। अभी ऑनलाइन में अगर ये हाल है, ऑफलाइन में तो पता नहीं क्या हो जाना है फिर तो। वैशाली, यहाँ मैं आपके लिए एक चीज कहना चाहूंगी। हाँ जी। आपका इतना कोऑपरेशन मुझे मिला इलेक्शन में, सच्ची बता रही, दिन रात जब भी मैंने कुछ पूछा तब आपने मुझे जवाब इनाम सबने सबको बहुत अच्छा कॉपरेशन दिया और मतलब टीम में हाँ इतनी अच्छी बाउंडिंग थी, सब वर्किंग थे। और जैसे ईरा मैम भी टाइम नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि उन दिनों मैरिज की प्रिपरेशन चल रही थी। मैंने कुछ चार्ट्स बोले, ईरा मैम ने सबके पीडीएफ्स बना बना के मेरे को भेजे। तो मतलब कॉपरेशन इतना स्ट्रांग था कि मैं बता नहीं सकती। और उससे पहले शायद हम लोग इतना बात भी नहीं करते होंगे, सिर्फ क्लास में मिलते थे, हाय हेलो होती थी, दैट्स इट। सो मतलब कहूंगी हम कि वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसी एसोसिएशन के साथ वर्क कर रहे हैं और प्लस लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इट्स वेरी गुड। वैशाली, पता नहीं मैं मार्गदर्शक हूँ या नहीं हूँ, बट कोशिश ये रहती है कि जो मेरे पास है वो लोगों तक करूँ। इस कार्यक्रम के अंत करते समय हाँ, कुछ कहना है वैशाली आपको? नहीं नहीं सर, वो गलती से। इस कार्यक्रम के अंत में एक छोटी-सी कहानी के साथ ज़रूर अंत करूँगा। उसको मैं सुनाता था लीडरशिप रोल पे, पर उस कहानी के कई आयाम हैं। वो कहानी एक कछुए और खरगोश की, कुछ लोगों ने सुनी भी होगी मेरे से। कछुए और खरगोश की कहानी जो हम सुनते आए हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा नहीं खरगोश हो गया हो, कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि आप कितने भी तेज हो, अगर आप बीच में रुक जाते हो, तो जो धीमी गति का भी प्राणी है, वो आपसे रेस जीत सकता है। मैनेजमेंट में इसके 3 पार्ट और ऐड कर दिए। खरगोश को लगा कि मैं सो गया, तो मेरे संग इन्होंने कछुआ जीत गया, तो ये मेरे चीटिंग हुई है। वो दोबारा गया खरगोश कछुए के पास कि हम दोनों एक रेस और लड़ते हैं। इस बार खरगोश जागता रहा, अलर्ट रहा, आप लोगों की तरह। वो आगे बढ़ता गया और रेस जीत गया। तो एक मोरल निकल के आया कि इट्स गुड टू बी स्लो एंड स्टडी, इट्स बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। If you are fast and reliable, you always win the race. कछुए को लगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो धीमी गति का है, जिसकी लर्निंग कम है, वो हमेशा हार जाएगा। कछुए ने हार नहीं मानी, उसने कहा कि 2 रेस हुई, एक आप जीते एक हम जीते, बराबर बराबर जीत गए, तो विजेता कोई हुआ ही नहीं इसमें। वहां पर लेट्स हैव अ थर्ड रेस। उस रेस को करने से पहले उसने कहा कि हम लोगों ने एक ही मैदान में लड़ाई की है,
रेस जीती है, अब कि मैदान नया कर लेते हैं। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने बिना सोचे समझे हाँ कर। जब उस मैदान में दौड़ना शुरू किया, खरगोश सोया नहीं, भागता गया। जब वो अपने एंडिंग पॉइंट के पहले पहुंचा तो एक नदी या वाटर बॉडी थी। अब खरगोश फंस गया कि वाटर बॉडी क्रॉस कैसे किया है। कछुआ अपने आराम गति से आया, उसने नदी को पार किया और रेस फिर जीत ली। मोरल निकल के आया कि यू मस्ट चेक योर कोर कॉम्पिटेंसी, नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी ए लूजर। मस्ट चेक योर कोर कॉम्पिटेंसी, आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है। ये वैशाली और हीरा जी आप लोग कह रहे थे ना इलेक्शन एनालिसिस के बारे में, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। कोर कॉम्पिटेंसी, हीरा जी कछुआ की तरह थी, मन को पीढ़ी बनाना आता था। आपने काम शेयर किया इसलिए काम अच्छा हुआ। मोरल ड्रॉ होके आया कि यू मस्ट लर्न योर कोर कॉम्पिटेंस, आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है। नेवर लूज द होप, यू ऑलवेज बी ए विनर इफ यू हैव योर ओन कोर कॉम्पिटेंस। लास्ट में आया एक पार्ट, जब दोनों जीत गए कि खरगोश को लगा कि मैं तो हार गया 2-1 से। उसने कहा था कि एक रेस और लड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। खरगोश ने ऑफर किया कि कछुए से कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ। खरगोश कछुआ देखने लगा कि ये मुझे क्यों बुला रहा है, बोले बैठ जाओ मेरी पीठ पे। पीठ पे बैठ गया, दौड़ता हुआ गया, नदी किनारे पहुंच गया। अब कछुआ ऑबलाइज फील कर रहा था कि खरगोश ने मुझे इतनी दूर तक इतनी स्पीड से लेके आ गया है, मुझे कुछ करना चाहिए। नदी किनारे पहुंचा, कछुए ने कहा खरगोश से कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ। दोनों नदी पार कर ली और दोनों ही जीत गए। अल्टीमेटली क्या होता है लीडरशिप में या कहीं भी किसी कंपटीशन में, हमारा उद्देश्य होता है कि मैं जीतूं। तो मोरल ये ड्रॉ करके आता है कि एवरीवन इज मेड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशन। किसी की स्ट्रेंथ एरिया, किसी की वीकनेस कवर कर देते हैं। टीम में लीडरशिप में यही होता है, कोई किसी पर्टिकुलर चीज में पावरफुल है, कोई किसी चीज में पावरफुल है। अगर आपने दूसरे की स्ट्रेंथ चेक कर ली, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आइडिया इज दैट कि बोथ हैज टू विन, दैट्स आइडियल सिचुएशन। एक जीतेगा, एक हारेगा, दोनों जीत जाएंगे, सिचुएशन विल बी डबल्ड। तो मोरल ड्रॉ निकल के आता है कि नेवर गिव अप व्हेन यू फेस द लॉस, then you cannot be called as a loser at all. Must take the help of others, must help others also. ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसके साथ कौन सी स्ट्रेंथ एरिया जुड़े हुए। The last moral, which is beauty of it, always compete with situation, not with the rivals. किसी व्यक्ति विशेष के साथ कंपटीशन मत कीजिए, परिस्थिति के साथ कंपटीशन कीजिए, आप हमेशा विजेता बन के आए। ये मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ, जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके आप उनके साथ सीखते भी हो, सिखाते भी हो। कुछ चीजें आपके पास है, कुछ चीजें उसके पास है। अल्टीमेट एम ये है कि हमें विजेता बनना है, अकेले नहीं, सबको साथ है। यही लीडरशिप का नियम है और यही एक ग्रुप का नियम होना चाहिए। अगर आप अलग अलग लड़ाई करोगे, आप विजेता तो बन जाओगे पर कोई हार जाएगा। कभी मौका लगेगा फिजिकल जब मीटिंग करेंगे तो एक गेम और भी है, विन एज यू कैन मच यू कैन, विन एज मच यू कैन। मैं हमेशा ही कहते हैं, ज्योतिष कुंडली में ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है कि जातक के प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। श्रवण सम्मतः मीन आपकी लिसनिंग एबिलिटीज हो जाए। अगर आपने जातक के प्रश्न को ध्यान से सुन लिया, तभी आप उसको हल दे पाए। When you know the problem, you can get the answer. When you are not understanding the problem, the answer will be wrong. तो पहले जातक के जो शब्द हैं, प्रश्न कुंडली यही सिखाती है आपको कि मूक प्रश्न को भी समझना आपकी जिम्मेदारी है। मीन्स जातक को जो आया है आपके पास, उसको यही नहीं मालूम कि उसको क्या नहीं मालूम है और क्या मालूम करना चाहता है वो। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, पहले ये समझें कि वो चाहता क्या है आपसे। अगर आपने ये समझ लिया, कई लोगों ने कहा कि प्रश्न कुंडली समझ में नहीं आई, तो प्रश्न कुंडली समझ में नहीं आई इसका मतलब है कि आपने प्रश्न कुंडली के महत्व को नहीं समझा। वो कमी कहीं रह गई, वो कमियां पूरी कर लेंगे,
तो अगर आपने प्रश्न कुंडली के महत्व को समझ लिया तो आप अपने आप जन्म कुंडली को विवेचन करने में आप सक्षम होंगे। सुधा जी के बैच को मैंने प्रॉमिस किया था कि जो उनकी कमियां थी मैं इस 6 महीने में कोशिश करूंगा कि वो चीजें जो आपके मन में रह गया था वो पूरा करा। अब ये जो एक पीरियड मेरे पास मिला है पुष्प वजारत का, अगर आप चाहेंगे तो इसी में उस चीज को पूरा करा देंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्न को एनालाइज करना चाहिए, प्रश्न कुंडली के माध्यम से या जन्म कुंडली के माध्यम से किन किन चीजों को देखना है और समझना है। अगर ये समझ में आ जाता है आपके पास तो आप अपने आप प्रश्न कुंडली को जितने नियम बताए गए हैं उनका इस्तेमाल करना सीख जाए। इन चीजों के साथ कि समय लंबा हो चुका है, इस सत्र को यही समाप्त करते हैं और इस उम्मीद के साथ शनिवार से आपको इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। टाइम टेबल आपके पास ग्रुप में शेयर हो चुका है। शेफाली जी मेरे ख्याल से है, चली गई शेफाली है? हाँ शेफाली है। यस सर। शेफाली एक बार फिर से डाल दीजिएगा टाइम टेबल ग्रुप में और आप लोग आइए। और मिश्रा सर के स्वास्थ्य इस समय ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आधे पौन घंटे की क्लास ले पाएंगे। टाइम हमने 3:30 दिया, 5:45 ज्वाइन करेंगे। तो अगर वो ज्वाइन भी कर लेता थोड़ा वेट करना पड़ जाए तो इंतजार कीजिएगा कि उनके आधे घंटे के सेशन में भी आपको 4 घंटे का मजा आ जाएगा। और कोशिश करता हूँ कि वो उनकी वाणी उनके कहीं ना कहीं वोकल गार्ड प्रॉब्लम आ रही है उनको वहां पर, तो ज्यादा नंबर बोलने पे गला सूखने लगता है उनका। वो जितना बोलते हैं वो भी अपने आप में एक सूत्र है। उसके बाद मैं रहूंगा आपके साथ और संडे को। और पोस्टदारत में एक बोनस आपको दे रखा है केपी। आप एडमिशन लेते हैं, आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना, केपी के लिए क्लासेस अलग अलग है, टाइमिंग अलग है, टाइम टेबल दे रखा है। तो 6 महीने बेसिक, उसके बाद 6 महीने एडवांस, मतलब जो पहले ज्वाइन करते हैं उनको बेसिक ज्वाइन करना है, उसका फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो केपी आपको साथ में मिल जाता है सीखने के लिए। अब आपकी यात्रा सर्टिफिकेट के लिए नहीं होगी, यात्रा होगी ज्ञान प्राप्त। एग्जाम सर्टिफिकेट ये सब आप पीछे छोड़ के आ गए हैं, इन चीजों से ऊपर हो गए हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाइए और सीखिए। जो चीजें और सीखने को मिल सकती हैं कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम चीजें मिल सके। इन शब्दों के साथ आज का सत्र यही समाप्त कर। आप सबका फिर हार्दिक स्वागत और गुरु पूर्णिमा के आप सबके गुरुओं को अपना नमन कीजिए और उनका आशीर्वाद को बना रहे। आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सभी को प्रणाम नमस्कार। सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सभी को नमस्कार। अच्छा।